तो प्यारे बच्चों, आज हम नॉर्मल एंड एनामोलस जीमन इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जो पहले वाली यूनिट थी वो हम क्लास में स्टडी कर चुके हैं कंप्लीट। एक टॉपिक बचता है, उसको मैं बाद में करवा दूंगा। तो पहले आज हम जो सेकंड यूनिट है जीमन इफेक्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है हमारे पास नॉर्मल और एनामोलस जीमन इफेक्ट आता है। तो फर्स्टली हम जीमन इफेक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जीमन इफेक्ट होता क्या है? तो जो जीमन साइंटिस्ट था हमारे पास, जीमन साइंटिस्ट था, उन्होंने 1896 में एक ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास लाइट सोर्स है वो एक लाइन एमिट करता है, लाइन को एमिट करता है। कब एमिट करता है? जब हम लाइट सोर्स को किस में रख दें, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। जब हम लाइट सोर्स को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो लाइन एमिट्स करता है। और जो हमारे पास जो लाइट सोर्स है, जो लाइन एमिट्स होती हैं वो किसके द्वारा होती है? बाई एटम्स के द्वारा। और वो जो लाइन स्प्लिटिंग होंगी, एक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होती हैं और पोलराइज कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमारे पास जो भी लाइट सोर्स है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है। जैसे फर्स्टली हमारे पास सिंगलेट लेके चलते हैं। सिंगलेट में मीन क्या है कि हमारे पास एस की वैल्यू क्या है? 0 है। तो उसमें जो हमारे पास स्प्लिटिंग है वो 3 कंपोनेंट्स में होती है। तो जो हमारे पास सेंट्रल कंपोनेंट है ये वाला, जैसे ये हमारे पास, अगर हम एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमें जो लाइन है, स्प्लिटिंग लाइन है, वो सिर्फ एक ही दिखाई देगी, एक ही आएगी। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। जो सेंटर वाला है हमारे पास, ये वाला, ये शिफ्ट नहीं होता है। शिफ्ट होना होने का रीजन क्या है? जो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो जो उनका वाइब्रेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, इसलिए वो स्प्लिट नहीं होती है और शिफ्ट नहीं होती है। और स्प्लिट शिफ्ट नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं पाई कंपोनेंट्स। और जो अदर 2 हैं वो सेम डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाती हैं। उसका रीजन क्या होता है? जिसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वाइब्रेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं सिग्मा कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। अगर ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होते हैं, एक पाई और 2 सिग्मा, तो ये तो होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट। और जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस हैं, जो स्प्लिट हो रही हैं, जब हम इसको लाइट सोर्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिट होता है, तो स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और जो स्प्लिटिंग है वो 3 कंपोनेंट्स में हो, जिसमें 2 सिग्मा हो और 1 पाई हो, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट। और जो हमारे पास मोर देन 3 में हो, जैसे 4 या 6 में हो, तो उसको हम बोलते हैं एनामोलस जीमन इफेक्ट। तो जो जीमन इफेक्ट है वो एक तरह से लेस देन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में होता है, लेस देन 1 टेस्ला। या हम ये कह सकते हैं कि जो जीमन इफेक्ट होता है, अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड को वीक रखें, वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें एक लाइट सोर्स पे, तो हमारे पास जीमन इफेक्ट मिलेगा। तो आज हम इसमें नॉर्मल जीमन इफेक्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमारे पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होगा हमारे पास? जब हम यहाँ पर जब लाइट सोर्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा। 3 कंपोनेंट में 2 सिग्मा होंगे और एक क्या होगा हमारे पास? पाई होगा। तो इनको हम कहेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट कहेंगे। तो इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो यहाँ पर
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। यहाँ हमारे पास ये प्रेसिशन करेंगे यानी कि ऑल अराउंड रोटेशन हमारे पास होगा। ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया और ये हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की और हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। अपोजिट डायरेक्शन होने का रीजन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज में होते हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अपोजिट होती है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंटम। तो इसमें हमारे पास अगर हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो देखें तो उसमें हमारे पास ये जो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम और ऑर्बिटल मोमेंटम की हमारे पास ये इक्वल टू होते हैं ई बाई, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। ई क्या है, इसमें चार्ज है, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास मान लेते हैं जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो जेड डायरेक्शन में प्रेसिशन कर रहा है ऑल अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जेड डायरेक्शन प्रेसिशन करेगा तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, एल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम एल, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एच अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन सही है। एम जेड क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास, और ये हमारे पास एम एल है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एम एल की वैल्यू होती है एल एल माइनस 1 एंड सो प्लस माइनस एल तक है हमारे पास, ये प्लस एल से माइनस एल तक हमारे पास होता है। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, एक साइड में लिख लेते हैं इनको, रिलेशन क्या था ये, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकाले तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू वन डिवाइड बाय एल इनटू में बी होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई 2mb, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ से हम इंटरेक्शन एनर्जी निकालना चाहें, इंटरेक्शन एनर्जी E की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, E इज इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा इनटू में एल जेड, ये होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम अब वो इक्वेशन, ओमेगा की वैल्यू रख लेते हैं, और यहाँ से एल जेड की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एल जेड इज इक्वल टू था एम एल और एच डिवाइड बाई 2 पाई, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी हमारे पास E बाई 4 पाई एम बी एम एल एल जेड। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम आगे सोल्व आउट करना चाहें, एच की वैल्यू और थी हमारे पास, एच और रख देते हैं। आगे हम इसमें वेव नंबर निकालना चाहें तो यहाँ से वेव नंबर की फॉर्म में निकालना चाहें तो डेल टी कितना हो जाएगा, डेल ई डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई सी। तो ये हमारे पास वेव नंबर की फॉर्म में आ जाएगी इंटरेक्शन एनर्जी।
तो यहाँ से एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ई पी डिवाइड बाई 4 पाई सी एम एल जेड एम एल। ये जो वैल्यू है ये हम मान लेते हैं हमारे पास किसके बराबर है, एल डैश के बराबर मान लेते हैं। तो हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी क्या आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ द वेव नंबर, ये आ जाएगी डेल टी इक्वल टू एल डैश एम एम एल आ जाएगी। ये इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी हमारे पास वेव नंबर में। एल डैश एक तरह से हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये वाली वेव नंबर की फॉर्म में, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारे पास ये स्प्लिटिंग हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कितना आता है, तो ये हमारे पास होता है 2l+1 में स्प्लिट होता है। ये जो शिफ्टिंग है ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अगर हम इसमें स्प्लिटिंग देखना चाहें तो स्प्लिटिंग कैसे निकालेंगे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 1d2 से कहाँ स्प्लिट करना है 1p1। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शिफ्टिंग हमारे पास l की वैल्यू कितनी है, यहाँ से l इजिकल टू कितना है 2 है, l इजिकल टू कितना है यहाँ पर 1। तो ये कितने में स्प्लिट होगा हमारे पास 2, ml की वैल्यू कितने में आएगी हमारे पास, ये 5 आएंगी। और ये ml है, ये इसकी वैल्यू होती है L2 माइनस L तक, प्लस L से माइनस L तक होती है। तो हमारे पास अगर हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो इसमें कैसे आएगा हमारे पास, वो देखिए पर हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं 1d2 टू 1p1। तो ये 1d2 इसमें ml की वैल्यू क्या हो जाएगी +2 1 0 -1 -2। ये कैसे आई हमारे पास, क्योंकि हमें पता है L2 क्या है -L तक है, यानी कि अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो L L-1 L-2 एंड सो ऑन -L तक। तो ये स्प्लिट हो गया हमारे पास 1d2। कैसे स्प्लिट हुआ है, फाइव में स्प्लिट हुआ है। ml की वैल्यू है वो 5 में हम ये ml की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये +2 1 0 -1 -2। अगर हम p की बात करें यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2l+1 ये कितना हो जाएगा 3 में स्प्लिट होगा। तो ml की वैल्यू क्या होती है -l से, तो l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 0 -1 तो 3 में स्प्लिट हो गई। तो जो p है वो 3 में स्प्लिट हो गई 1p1 1 0। इसके सिलेक्शन रूल और देख लीजिए, सिलेक्शन रूल है यानी कि ये भी ml की वैल्यू है, ये भी ml की वैल्यू है, डैश मान लेते हैं। तो डेल ml है उसका सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, 0 हो या +-1 हो, यानी कि अगर हम उनको माइनस करें तो हमारे पास ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पर 0 आना चाहिए या +-1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले माइनस लेना चाहिए प्लस लेना चाहिए, -2 से -1 पे स्प्लिट करवाएंगे तो कितना आएगा 1 हो जाएगा। -1 से 0 स्प्लिट करवाएंगे तो तब भी 1 ही होगा, और 1 से 1 पे हमारे पास 0 से 1 पे स्प्लिट करवाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 0 +-1 या तो +1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। अगर हम आगे स्प्लिट करवाते हैं जैसे -2 से 0 पे लेके आते हैं तो 2 आता है, तो 2 में सिलेक्शन रूल में नहीं है, या तो 0 आए या 1 आए या -1 आए, ये इसके सिलेक्शन रूल्स हैं। अब हम देखते हैं 0 कैसे आएगा, तो 0 कैसे आएगा -1 से -1 लेके जाएं, 0 से 0 लेके जाएं और 1 से 1 लेके जाएं। एक चीज हो गया हमारे पास। और हमारे पास आगे करें इसको तो एक हमारे पास यहाँ से -1 से -1 लेके जाएंगे तो 0 तो हो गया हमारे पास। अब 0 से लेके जाएंगे, 0 से -1 और 1 से 0
और 2 से 1। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे, ये तो सिग्मा आएगा, ये सिग्मा आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 1 के लिए सिग्मा होता है और 0 के लिए हमारे पास क्या आएगा, पाई आएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है। एनामोलस जीमैन इफेक्ट है वो मोर देन 3 हमारे पास कंपोनेंट आएंगे, 4 या 6 आएंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो एनामोलस का ही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।